जो मैंने उससे बोला था। हाँ, वो पेंशन का एक पुराना मसला था जो टलता आ रहा था, लेकिन अब मामला गले पड़ गया है। एलपीसी में कुछ गड़बड़ हो गई है। गलती तो एजी ऑफिस वालों की है, मगर भुगतनी मुझे पड़ रही है। जैकबाबाद ट्रेजरी ऑफिस खुद जाके हल करवाना पड़ेगा, वरना पेंशन इस मानी मिलेगी। दोबारा बहाल करवाने के लिए लंबे चौड़े प्रोसेस में पड़ने से ज्यादा बेहतर है कि जैकबाबाद का एक चक्कर लगाऊं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैकबाबाद में बचपन के दिन याद आ रहे हों। नसरीन के लहजे में शरारत भरी थी और मैं उससे नजरें चुराते हुए बोला, अरे भाई, तुम भी क्या बात लेके बैठ गई हो। मुझे जैकबाबाद जाने से हौल आ रहा है, मगर जाना तो पड़ेगा। मैंने बात टाल दी, हमेशा की तरह। एक सूटकेस लिए मैं रात 8 बजे वाली लग्जरी एयर कंडीशन कोच में सवार हुआ, जिससे अगले दिन मुझे जैकबाबाद के बजाय शिकारपुर पहुंचना था। हाँ, मैं उसी शहर में उतरना चाहता था। यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पे ही तो जैकबाबाद था, जो मेरा आबाई शहर और जन्मभूमि था। जैकबाबाद के अलावा शिकारपुर के साथ मेरा ताल्लुक रहा है, और यही अहम रहा है। कराची जैसे एक बड़े और भरे पूरे मॉडर्न शहर से अंदरूनी सिंध के इस दूर अफ्तादा शहर में आना मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा था, मगर अफसोस हुआ था कि ये आज भी वैसा ही पसमानदा और गरीब सा शहर है। यहाँ मुझे कोई भी तरक्की देखने में नजर नहीं आ रही थी। वही धूल उड़ाते रास्ते, तंग गलियां, बिखरे बिखरे से बाजार और बेहंगम शोर मिचाती मार्केट है। सब कुछ वैसा ही तो था जैसे 25 बरस पहले था। फकत इतना जरूर हुआ था कि कुछ पक्की इमारतों का इजाफा हो गया था। कुछ कच्चे रास्ते पुख्ता सड़कों का मंजर पेश करने लगे थे। बाकी सब कुछ वैसा ही था। भैंसों की कतारें, उनके पीछे डंडा घुमाते भागते बच्चे। मैंने शिकारपुर के एक मारूफ चौक बाजार लखीदर में एक होटल में कमरा लिया। थोड़ा फ्रेश हुआ, नाश्ता किया, उसके बाद सफर की थकान उतारने के लिए सो गया। जागा तो दोपहर की खबर लाया। बहुत सख्त गर्मी पड़ रही थी। जून का महीना था। अंदरूनी सिंध में तो यूं भी बहुत गर्मी पड़ती थी, मगर उस गर्मी में मुझे गुमगुश्ता यादों की आंच आती महसूस हो रही थी। मैं जब होटल से बाहर निकला तो शाम के साए फैलने लगे थे। फिजा हबस सता सी थी। मैं लखीदर से निकला और फिर मेरे कदम उस रास्ते पर हो लिए जो पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाता था, लेकिन ये मेरी मंजिल ना थी। मैं आगे बढ़ता रहा। ऐसे में मेरे दिलो दिमाग की अजीब सी कैफियत होने लगी। मेरे अंदर कुछ धड़क रहा था। सांसों का जीरो बम भी बेतरतीब सा होने लगा। कब्रिस्तान की कच्ची बाउंड्री वॉल से आगे मुझे दाएं जानिब एक बड़ा देव हैकल चौबी गेट नजर आया। मैं उसके सामने जा खड़ा हुआ और बेख्तियार मेरे हलक से एक गहरी थरथराती हुई हुनकारी खारिज हुई। मैं यकटुक उस बंद चौबी गेट को देख रहा था। उसके बराबर में, जो उससे मुल्हिका ही थी, बड़ी सी 2 दरवाजों वाली दुकान भी हुआ करती थी। उसके दरवाजे भी बंद थे। वहां एक अजीब सी खामोशी का राज था। ऐसी खामोशी जिसके पीछे खुशियों और मोहब्बत भरा तूफान सा छुपा हुआ था। गेट और दुकान के अतराफ की दीवारें साल खोरदा सी नजर आ रही थी। अंदर के बागात और रिहायशी इमारत की क्या हालत होगी, इसका भी मैंने अंदाजा लगा लिया था। मैं जानता था कि अंदर अब कुछ भी नहीं था। ना वो मोहब्बत, ना वो रफाकत, ना वो लोग, और ना वो खुद। सिर्फ माजी की वो गुमगुश्ता यादें होंगी जो अब यहाँ की मकीन होके रह गई थी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आया था अपनी यादों को अपडेट करने, ताकि मेरी यादों की पिटारी में कुछ नया हो। मान मैं चौंका। गेट का बगली दरवाजा हल्की सी चरचराहट के साथ खुला। उसकी आवाज कराहती हुई सी महसूस हुई मुझे। अंदर से एक शख्स बरामद हुआ। ये कोई मुलाजिम या चौकीदार टाइप का आदमी नजर आ रहा था। उसने आम सी शलवार कमीज और कंधों पर अजरक रखी हुई थी। सर पे पुरानी सी शीशों वाली काम वाली सिंधी टोपी थी। रंगत खाकस्तरी थी और चेहरा कदरे लंबूतरा। वो मेरी वज़ाकता से कुछ मरूब सा हुआ। बोला, साईं खैरियत, किससे मिलना है आपको? उसका लबो लहजा सिंधी था। वैसे यहाँ अब कोई नहीं रहता। उसने जैसे मुझे सोचता पाकर अपना जुमला मुकम्मल किया। तो मैंने कहा, मुझे मालूम है यहाँ वो लोग अब नहीं रहते जो पहले यहाँ रहा करते थे। इस बात को 25 बरस बीत चुके हैं
क्या उनके बाद यहाँ रहने को अभी तक कोई नहीं आया? वो मेरी बात पर जरा सा चौंका, अपनी आंखें कदरे मीची मीची करके मुझे बगौर तकने लगा। उसके बाद बोला, हाँ साईं, पिछड़ों का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे यहाँ की चौकीदारी संभाले हुए 15 बरस हो चुके हैं। ये जगह किन लोगों ने खरीदी थी उनसे? मैंने उसकी फैमिली का नाम बताया। वो जवाब से बोला, मुराद शाह ने खरीदी थी। वो यहाँ गन्ना और फूस का कारखाना लगाना चाहता था, मगर फिर पता नहीं क्या हुआ, ये मंसूबा ऐसे ही पड़ा रह गया। बड़े लोग हैं जी, कभी सियासत, कभी जागीरदाराना मामलात, बस इसी में लगे रहते हैं। तुम मुस्तकिल इधर ही रहते हो? हाँ साईं, अंदर एक छोटा सा क्वार्टर है, वहाँ मेरी बीवी और 3 बच्चे रहते हैं। बाकी साईं, अंदर सारा प्लॉट खाली पड़ा है, बेआबाद और वीरान, जैसे बरसों से इधर कोई नहीं रहता हो। उसने कहा, हाय एवरीवन, तो क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब भाई ठीक ठाक होंगे। एंड आप लोगों को ये लव स्टोरी का पार्ट कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से बता देना, और एक प्यारे से कमेंट में प्यारा सा अल्फाज के साथ लिख के बता देना। और अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया है तो अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं और आप लोग मेरी YouTube प्रोफाइल ओपन करें, आपको वहाँ पर इसका नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी स्टोरी अपलोड कर रखी है और आप लोगों ने ज़रूर से देख लेनी है। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।